डियर स्टूडेंट्स, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंतर्गत हम आज इंडियन एंटरप्रेटर्स एब्रॉड पढ़ेंगे। जब यूरोपियन अपने ट्रेड को अदर कंट्रीज़ में सेल करने लगे, एक्सपेंड करने लगे और यूरोपियन बैंकर्स अदर कंट्रीज़ में अपने बैंक्स को खोलने लगे, तो उसका देखा देखी कुछ हम जो भारतीय बैंकर्स थे उन्होंने भी विदेशों में अपने बैंक खोले। जैसे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में शिकारीपुरी सराफ एंड नट्टुकोटई चैटियर्स, इन्होंने अपना बैंक खोला और काफ़ी मुनाफा कमाया। उसी प्रकार से जो इंडियन ट्रेडर्स थे वे यूरोपियन ट्रेडर्स के समान ही अपने सामान को विदेशों में बेचना शुरू किया, विदेश में अपना ट्रेड फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। ख़ास करके जो ये हैदराबाद के कुछ पारसी थे, उन्होंने अपने व्यापार को विदेशों में फैलाकर काफ़ी मुनाफा कमाया। अब आगे हम देखेंगे इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। अब जो इंडियन ट्रेड थे, इंडियन कॉटन क्लोथ्स की डिमांड लगभग संपूर्ण यूरोप में और अरेबियन कंट्रीज में थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोला गया, तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूनाइट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि वे इंडिया से आने वाले कॉटन क्लोथ्स पर बैन लगाए, क्योंकि प्रारंभिक दौर में वे इंडियन क्लोथ से compete नहीं कर पाएंगे। फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया। इस बढ़े हुए टैक्स के कारण इंडियन टेक्सटाइल यूरोप के मार्केट में काफ़ी महंगा बिकने लगा, जिसके कारण उसकी आयात जो है यूरोप में और ख़ास करके ब्रिटेन में कम हो गया और इसका एक्सपोर्ट, इंडियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्री में बंद हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनियलिज्म कि कॉलोनियल काल में, औपनिवेशिक काल में इंडियन ट्रेड का क्या हाल हुआ। खास करके कॉटन क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं सदी में भारतीय कॉटन टेक्सटाइल वह बहुत तेज़ी से डाउनफॉल की ओर गया। इसका कारण क्या था? इसके अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण आपने देख लिया कि जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खुला, तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेशर डाल के ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इंडियन टेक्सटाइल के इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाने के लिए कहा, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई टैक्स इम्पोज किया। फलस्वरूप उसका यूरोपियन मार्केट में जो है सेलिंग बंद हो गया। सेकेंड, जो भारत के अंदर ही इंडियन टेक्सटाइल का, इंडियन वीवर जो इंडियन टेक्सटाइल का निर्माण, कॉटन टेक्सटाइल का निर्माण करते थे, अब इंडिया के अंतर्गत ही उसके सेलिंग पर टैक्स को बढ़ा दिया। इस टैक्स के बढ़ने के कारण यह इसकी सेलिंग जो है कम हो गई, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की कॉस्ट भी बढ़ गई। जैसे ही टैक्स बढ़ेगा उस वस्तु का कॉस्ट भी बढ़ेगा, वही इंडियन टेक्सटाइल का हुआ। थर्ड हुआ, जो ब्रिटेन से या यूरोप के अन्य देशों से जो टेक्सटाइल आते थे, कॉटन टेक्सटाइल, वह भारतीय बाजार में आयात शुल्क से, इंपोर्ट टैक्स से मुक्त होते थे, जिससे चीप रेट पर ये इंडियन मार्केट में बेच सकते थे। और भारतीय जो बुनकर थे, भारतीय वीवर्स थे, उनके जो टेक्सटाइल थे उन पर हाई सेलिंग टैक्स कर दिया था। फलस्वरूप ये जो इंडियन वीवर्स थे उसे compete नहीं कर पाए और भारत के अंतर्गत ही इसका टेक्सटाइल निर्माण जो है वह कम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि ये भारतीय बुनकर जो थे उसके ऊपर उत्पादन कर, प्रोडक्शन टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया।
इस प्रोडक्शन टैक्स के इंक्रीज के कारण इसका कॉस्ट जो है काफ़ी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया और ये महंगे दाम पर बिकने लगे, जबकि ब्रिटिश टेक्सटाइल क्लोथ्स ये चीप रेट पर बिकते थे। इस कारण से भी इंडियन वीवर्स उससे कम्पीट न कर पाए और यह डाउनफॉल की ओर गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ब्रिटिश ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये थोक रेट में ही भारत से कॉटन मंगाना शुरू कर दिया। यह भी ड्रामेटिकली चेंज हुआ, क्योंकि इसके पहले हम देखेंगे कि ये यूरोपीय कंट्री जो है अमेरिका से कॉटन मंगाते थे, लेकिन अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ उसके बाद से ये भारत की ओर मूव किए और भारत से टेक्सटाइल ले जाने लगे, परचेज करने लगे और ये थोक रेट में यहाँ से ले जाकर ब्रिटेन भेज देते थे। फलस्वरूप भारतीय वीवर्स जो थे उन्हें यह कॉटन जो है हाई क्वालिटी का वो काफ़ी ऊंचे दाम पर मिलने लगा और बहुत कम मिलने लगा। फलस्वरूप इसके कारण जो है यहाँ पर इसकी सेलिंग जो है कम हो गई, इनका प्रोडक्शन भी कम हुआ, इस कारण से भी इसका डाउनफॉल शुरू हुआ। ओके, थैंक्स।